गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट जो पढ़ा था वो आपके हीट का ही पोर्शन था। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है हीट में ही, वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? So, thermo and dynamic. Thermo and dynamic टू टर्म्स से मिलके बना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। हीट, मोशन। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? मोशन ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और किसी एक ही सिस्टम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट का जो मोशन हो रहा है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम पहले जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जो पढ़े थे कि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर साइड में होता है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर साइड में होता है। इट मीन्स जब कोई दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर में रखा होगा और दोनों कांटेक्ट में होंगे किसी मीडियम के थ्रू, तो उन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसमें यह भी होता है थर्मोडायनेमिक्स में कि जो एक फॉर्म, जो कि हमको पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस थर्मोडायनेमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि हीट का जो ट्रांसफर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाता है। चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से। इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम हमारे पाम को, हथेली को अगर हम रब करते हैं, मतलब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं इसमें। और ये जो चेंज होगा, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद हमारा पाम क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? हीट एनर्जी में। मीन्स देयर इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जांपल और लेंगे, हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है? जो इंजन को स्टीम के थ्रू जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, या स्टीम इंजन इसको बोलते हैं, तो इसमें जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जो पुराने ट्रेन्स जिस कॉन्सेप्ट पर वर्क करते थे वो था स्टीम इंजन पर। और वो स्टीम इंजन में क्या होता था कि कोयला के थ्रू उसको स्टीम प्रोवाइड किया जाता था, और वो स्टीम या हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता था? मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से जो हीट एनर्जी है वो किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब का स्टडी हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। सो थर्मोडायनेमिक्स के लिए या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जो सिस्टम मतलब जो थर्मोडायनेमिक चेंजेस आएंगे या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ही होगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम मीन्स ये बोल सकते हैं असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे जो पार्टिकल का जो एक असेंबली है, जिससे मिलके हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल मिलके कोई एक बॉडी या सब्सटेंस बनाता है।
और इस सब्सटेंस का कुछ क्या होता है, वॉल्यूम होगा, सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर होगा, और इसका टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन होगा। तो ये जो सिस्टम कहलाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। मीन्स इस सिस्टम के पास वॉल्यूम है, प्रेशर है और पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जो कि इसके टाइम के साथ में इसके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के साथ जो कोई सब्सटेंस होता है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल किसी सिस्टम में वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, यहाँ पे इसके मास को भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को भी ले सकते हैं। तो ये जो सिस्टम्स हैं जिसका ये जितने भी प्रॉपर्टीज है जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास या नंबर ऑफ मोल्स, ये सब कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। मीन्स इसका टाइम के साथ वेरिएशन हो सकता है। अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसका हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वहां से अगर हम हीट को निकालते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अगर हीट का ही अगर हम उसके वॉल्यूम के साथ में, तो हमने वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन ये भी पढ़ा था कि हीट जब प्रोवाइड करेंगे या टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मास तो सेम होगा। तो इस तरीके से इसके जो प्रॉपर्टीज में ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसमें जब चेंजेस आते हैं तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रोसेस होता है, और ये जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं वही कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और इस वेरिएबल्स में चेंजेस आने के कारण जो सिस्टम में चेंज आता है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो सिस्टम, हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है ये पता चल गया कि ऐसा कोई असेंबली ऑफ सब्सटेंस, असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या असेंबली ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, जो कि बहुत सारी संख्या में एक साथ कॉम्पैक्ट एक साथ में है, और जिसके पास कुछ वॉल्यूम है, प्रेशर है, हैविंग सम टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये सब उसके माइक्रोस्कोपिक, ये ध्यान रखेंगे कि ये इसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब उसका जो बल्क प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि ये जो पेन है इसका लेंथ है, इसके पास क्या है, ये कौन सा मटेरियल का बना है, प्लास्टिक मटेरियल का बना है, और दिखने में किस तरीके से है, कलर क्या है, इसका साइज, हाइट क्या है, इस तरीके से ये जो हम जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये इसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। एक आता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये कौन सा है, मतलब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इसके मॉलिक्यूल्स एक मतलब एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं या अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके इसका एक बहुत सारे एटम्स मिलके बने हैं, कितने टाइप के एटम्स से मिलके बने हैं, कंपाउंड है कि ये सिंपल एलिमेंट है। इस तरीके से डिफरेंट जो हम उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं वो उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, वो उसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाता है। तो हम जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होता है, जो कि उसके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास या नंबर ऑफ मोल्स, इन सब चीज के प्रॉपर्टीज पर
डिपेंड करता है। सो ये हो गया हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम। अब देखते हैं कि कोई थर्मोडाइनमिक सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होता है। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसी एक या एक से ज्यादा सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब किसी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो क्या आता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास या नंबर ऑफ मोल्स की। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम की वह होता है, या ये बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके ये जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विथ टाइम। टाइम के साथ कोई सिस्टम है उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आ रहा है, मासेस चेंज नहीं हो रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। मीन्स उसके जितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? दैट दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वह सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक सिस्टम है ए, और ये जो सिस्टम है अपने सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के जिस भी चीज से ये कांटेक्ट में है, अगर ये एयर के कांटेक्ट में है तो ये एयर इसका क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये हो गया बॉडी ए, और उसके आसपास जो सिस्टम है या उसके आसपास उसके अलावा कोई उसके कांटेक्ट में है जिसके साथ वो थर्मल एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज कर सकता है, तो वो सब सिस्टम वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग्स कहलाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसको हमने एक नॉन कंडक्टिंग वॉल के साथ में आइसोलेट किया गया है, कर दिया गया है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ये है नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल का मतलब होता है कि इस वॉल के थ्रू ना हीट अंदर आ पाएगा और ना ही हीट यहाँ सिस्टम ए से बाहर जा पाएगा। मान लेते हैं ये सराउंडिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग वॉल जो होता है उसके दोनों साइड में हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन नॉन कंडक्टिंग वॉल। ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है और इसको थर्मोडायनेमिक्स में इसको एडियाबैटिक वॉल भी कहा जाता है। एडियाबैटिक वॉल। सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम ए। सिस्टम ए और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आ रहे या हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर ये पी वी टी एम स्मॉल एन ये वैल्यू है और हम कुछ समय पश्चात फिर से इसको इन सब चीज़ों को देखते हैं, इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो सेम कांस्टेंट ही है, टाइम के साथ में कोई भी वेरिएशन नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बोल सकते हैं कि सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके अमाउंट ऑफ हीट जो वो कैरी कर रहा है, उसके अमाउंट ऑफ हीट या फिर उसके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो उसके टाइम के साथ में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है।
चेंजेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सराउंडिंग के साथ में किसके कॉन्टेक्ट सराउंडिंग के साथ जो वॉल के साथ में अटैच है, वो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा हुआ है जो कि एडियाबेटिक वॉल जिसको बोलते हैं। तो उसके कारण सराउंडिंग और ए के साथ में किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इस एडियाबेटिक वॉल के कारण दोनों ए और सराउंडिंग के बीच में, चाहे ये टेम्परेचर T1 पर हो और ये टेम्परेचर T2 पर हो, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगा। हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा टाइम के साथ। इसलिए ये टाइम के साथ अपने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आने के कारण ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, और ये जो कंडीशन कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा किसी सिस्टम ए के लिए। तो ये हो गया सिस्टम ए के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। जनरली हम जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि इफ देयर आर टू सिस्टम एंड बोथ आर इन द सेम टेम्परेचर। अगर दो सिस्टम हैं और दोनों सेम टेम्परेचर में है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलते हैं। लेकिन हम बेसिकली जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। देयर इज नो चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब देखते हैं किसी दो सिस्टम के लिए, या ये बोल सकते हैं कि कोई एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में या थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए है और एक वॉल के थ्रू हम सराउंडिंग्स को इन कांटेक्ट सराउंडिंग से रखते हैं, और ये जो वॉल को ले लेते हैं हम कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल, ये जो कंडक्टिंग वॉल है थर्मोडायनेमिक्स में इसको डाइथर्मिक वॉल बोलते हैं। याद रखेंगे, डाइथर्मिक वॉल जिस वॉल के अक्रॉस हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल अक्रॉस द कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल मतलब जो हीट को कंडक्ट कर सकता है। नॉन कंडक्टिंग जो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता है, अपने से पास होने नहीं देता है, वो नॉन कंडक्टिंग वॉल या एडियाबेटिक वॉल। कंडक्टिंग वॉल, डाइथर्मिक वॉल जो हीट एक्सचेंज को जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है और इस सिस्टम का टेम्परेचर T2 है। अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, सो हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम विल ट्रांसफर टू सराउंडिंग। जो कंडक्टिंग वॉल है उससे हीट एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए सिस्टम ए से सिस्टम सराउंडिंग में हीट का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सो पर्टिकुलर टाइम पर हम स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में देखते हैं कि जब ये टेम्परेचर T पर मेंटेन है और ये T2 पर, और ये सराउंडिंग जो T1 पर मेंटेन है, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसके हीट इस सराउंडिंग में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक हॉट वाटर लेते हैं, मान लेते हैं इसको हमने 90 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया है, 90 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसको सराउंडिंग में रख देते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस। सो देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर इसके सिस्टम का टेम्परेचर T2 ले लेते हैं, सिस्टम मतलब एक वाटर बॉडी हो गया, वो एक सिस्टम हो गया, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हम डेफिनेशन देखे थे वो क्या था कि जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो, प्रेशर हो और उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज इसमें इस वाटर का होगा। और ये 90 डिग्री सेल्सियस पर है टेम्परेचर पर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर।
सो देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ हीट। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा हीट का? T2 से T1 के साइड में, क्योंकि T2 90 डिग्री सेल्सियस है और T1 25 डिग्री सेल्सियस है। सो देयर इज एक्सचेंज इन हीट। हीट का एक्सचेंज होगा, और कब तक होगा? तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर T0 पर आके रुक नहीं जाता है, या किसी T0 नहीं बोलते हैं, T पर आके रुक नहीं जाता है और दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं, तब तक हीट का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, जब हीट दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, और तब तक इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास या नंबर ऑफ मोल्स में जब तक हीट एक्सचेंज होगा तब तक इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज आते रहेंगे। क्योंकि हीट अगर रिजेक्ट होगा तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, प्रेशर में चेंजेस आएगा। इस तरीके से इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंजेस आते रहेंगे टाइम के साथ। तो ये उस टाइम में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन जब ये T2 इज इक्वल टू T1 के बराबर हो जाएगा, मीन्स हीट एक्सचेंज होते होते किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके ये मेंटेन हो जाएगा, और दोनों सिस्टम, सराउंडिंग का और सिस्टम का, दोनों का टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर पर आकर मेंटेन हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हो जाएगी, और दोनों के बीच में ये जो कंडक्टिंग वॉल लगा है उसमें हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, और टाइम के साथ में उसके हीट में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे, या हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट के ट्रांसफर ना होने के कारण इसके थर्मल वेरिएबल्स हैं उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, और वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद, जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर एक पॉइंट पर आके फिक्स हो जाएगा, एक इक्वल टेम्परेचर पर आके मेंटेन हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम का या थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। ये एक सिस्टम के लिए हो गया। अगर हम इसी तरीके से दो सिस्टम को लेते हैं, जिस तरीके से सराउंडिंग से लिए थे हम, उसी तरीके से अगर हम सिस्टम ए और सिस्टम बी ले लेते हैं, और ये अगर हम पहले नॉन कंडक्टिंग वॉल मीन्स एडियाबैटिक वॉल ये लेंगे, दोनों एडियाबैटिक वॉल है, इसको हम सराउंडिंग से भी इस तरीके से एडियाबैटिक वॉल से क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। तो अब ये बताइए, मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर T1 पर है, टेम्परेचर T1, P1 एंड V1, T2, V2 एंड T2, P2 एंड V2। ए का टेम्परेचर T1 पर मेंटेन है, बी का टेम्परेचर T2 पर मेंटेन है, और ये जो वॉल है जो एक दूसरे से इन लोग सेपरेट हुए हैं वो एडियाबैटिक वॉल है। मीन्स एडियाबैटिक वॉल मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। टाइम के साथ दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है लेकिन फिक्स है। टाइम के साथ इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ के केस में T1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, T2 है, टेम्परेचर T1 नॉट इक्वल टू टेम्परेचर T2, लेकिन फिर भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ में इसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या मास या नंबर ऑफ मोल्स में वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं। ये टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा। इसका भी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ में कांस्टेंट बना रहेगा। इसलिए ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे क्योंकि इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो ये कंडीशन हो गया। अब इसी के आगे इसका जो जीरोथ का फर्स्ट लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो आता है
zeroth law of thermodynamics. So what is zeroth law of thermodynamics? zeroth law of thermodynamics ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम है A एंड दूसरा सिस्टम है B, both are thermodynamic system, means having some particular volume, for volume, temperature and mass, number of moles, और ये B भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। एक तीसरा सिस्टम लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम C, और इन दोनों के बीच में नॉन कंडक्टिंग वॉल से कनेक्ट कर देते हैं, या नॉन कंडक्टिंग वॉल से ये एक दूसरे से सेपरेट है। ये है एडियाबेटिक वॉल, और ये जो वॉल है ये है आपका डाइथर्मिक वॉल। अब जो हीट का एक्सचेंज होगा सिर्फ एक से ए और सी के बीच में होगा या बी और सी के बीच में होगा। मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में इन दोनों ए बी सी सभी अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन है, और जब इस तरीके से हम इसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं ये डाइथर्मिक वॉल के थ्रू बी और सी को, ए और सी को, और एडियाबेटिक वॉल के थ्रू ए और बी को इस तरीके से हम सेपरेट करते हैं। सो देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कंडक्टिंग वॉल, डाइथर्मिक वॉल। सो ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, बी और सी के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। सो टाइम के साथ में ए का जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं टी ए, इसका टेम्परेचर टी सी के बराबर हो जाएगा। मीन्स ये बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या किसी टाइम के बाद ए और सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग वॉल है, तो टी सी इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा कुछ समय बाद। मीन्स बी और सी दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। बी और सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे तो यहाँ से सी इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ ए और सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बी और सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ए भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा किसके साथ, बी के साथ, और यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में समझते हैं तो ये हो जाएगा कि अगर ए और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर सिस्टम ए और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ए सी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सो ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे या इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर इसको टेम्परेचर के थ्रू समझते हैं तो टेम्परेचर ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के इक्वल है, और टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, देन टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ए। जनरली हम जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं उसका टेम्परेचर पर देखते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि हमारा जो एडियाबेटिक वॉल का जो कंडीशन देख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर में होने के बाद भी कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ एक नॉन कंडक्टिंग वॉल के थ्रू
नॉन कंडक्टिंग वॉल या एडियाबेटिक वॉल के थ्रू डिसकनेक्टेड है बाकी दूसरे सिस्टम से, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन ए एंड सराउंडिंग, तो ये जो सिस्टम कहलाएगा वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस केस में अगर हम किसी दो सिस्टम को अलग अलग आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में इस तरीके से लिए हैं, तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर में होने के बाद भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि देयर इज नो चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विथ टाइम, वो सब वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं टाइम के साथ में। और अगर हम टेम्परेचर के बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि अगर कोई दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन सेम टेम्परेचर पर होगा, इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि जो हम आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं या ये बोल सकते हैं एडियाबेटिक वॉल जो ले रहे हैं, वो जनरली हमारे डेली लाइफ में या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देयर इज वेरी माइनर अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम या एडियाबेटिक वॉल भी बनाते हैं, सो एक 0.0001% चांस रहेगा कि उसके बीच में सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए हम जो 99% केस जो लेते हैं उसमें T1 और T2 अगर इक्वल हैं तो वो दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाते हैं। सो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके आगे का जो लॉज हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।